नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। तो इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। पूरी दुनिया उस पर टकटकी लगा के देख रही है। लेकिन आज आपको इसी जंग से जुड़ा एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य है जिससे हम पर्दा उठाने वाले हैं कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी इसलिए क्योंकि आज का सच युद्ध के भविष्य से जुड़ा है, फ्यूचर ऑफ द वॉर, यानी आने वाले दिनों में जंग का विकराल रूप कितना बड़ा हो सकता है, यह हम आपको बताएंगे। यह सच इससे जुड़ा है। यह सच दोनों देशों और अब अमेरिका की घुसपैठ के बाद युद्ध की असल चाल तय करने से जुड़ा है। तो ऐसे में आज का यह सच यह कहता है कि ईरान ने इजराइल और उसके परम मित्र अमेरिका की उस दुखती रग पर पहचान कर ली है, उसकी लिस्ट बना ली है, जिसके दम पर इजराइल ईरान को अब तबाह करने का फाइनल प्लान तैयार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के उस गुप्त एटमी ठिकाने को अपना टारगेट बना लिया है, जिसका नाम है डिमोना। जी हां, हो सकता है नाम आज से पहले आपने नहीं सुना हो, क्योंकि यह सीक्रेट रखा गया था दुनिया से। यह है वो रहस्य जिसका नाम है डिमोना। डिमोना इजराइल का वो रहस्यमय न्यूक्लियर सेंटर है जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर एक अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या तक की थ्योरी सामने आ चुकी है। वो हम आपको बताएंगे। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर डिमोना में ऐसा कौन सा राज छिपा है, रहस्य छिपा है, जिसने अमेरिका को भी इस जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सी दुखती रग है जो ईरान के हाथ में है? आखिर डिमोना में ऐसा कौन सा राज दफन है जिसके तार अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से जुड़े होने की बात कही जाती है? वहीं रेगिस्तान के इस वीराने में इजराइल में ऐसा कौन सा बारूद छिपा है जिससे पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो सकता है? इजराइल के पास भी एटम बम है। जब इजराइल के पास भी एटम बम है तो सिर्फ ईरान के ही पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? तो अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में आने वाली है? आज इसी रहस्य पर से पर्दा हटाएंगे और इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो इस रहस्य की सच की शुरुआत करते परत दर परत से। रविवार को ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर भारी बमबारी करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद गदगद हो गए। लगातार पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे थे कि उनकी सेना ने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम हैं, जिसको हम हमेशा मना करते रहे हैं, उसको तबाह कर दिया, खत्म कर दिया तबाही को। अब इसका जवाब ईरान की ओर से भी दिया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी के करीबी और वरिष्ठ सलाहकार एडमिरल अली शमखानी ने ट्रंप को जवाब दिया और कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बावजूद खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह ईरान ने कहा। क्यों कहा, ये सुनिए पहले। सैटेलाइट चित्रों से पता चलता है कि ईरान में सभी परमाणु स्थलों को मॉन्यूमेंटल डैमेज यानी भारी क्षति हुई। विनाश एक सटीक शब्द है। दिखाया गया सफेद स्ट्रक्चर चट्टान में गहराई से धंसा हुआ है, यहां तक कि इसकी छत भी जमीन से काफी नीचे चली गई और आग से बच गई दिखती। सबसे ज्यादा नुकसान जमीन से काफी नीचे हुआ, बुलसाई। अमेरिकी हमले ईरान की परमाणु क्षमता को पटरी से नहीं उतार सकते। अगर परमाणु ठिकाने नष्ट भी कर दिए जाएं, तो भी खेल खत्म नहीं होता है। वैज्ञानिक और स्वदेशी राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहेगी। अब होशियारी से खेलें और ब्लाइंड अटैक से बचें। चौंकाने वाले घटनाक्रम आगे भी जारी रहेंगे। क्या नाम दिया? ब्लाइंड अटैक से बचें, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ईरान की ओर से चौंकाने वाली बात थी। चौंकाने वाले घटनाक्रम हो क्या सकते हैं जिससे ठीक पहले यह बयान आया कि ब्लाइंड बाजी मत खेलें। इसको लेकर न्यूज भी की। हमने एक रिपोर्ट को स्टडी किया, वो लेकर के आपके लिए आए हैं। उस पूरी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने और ज्यादा आक्रामकता दिखाई
और ज्यादा एग्रेशन दिखाया तो उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ईरान ने कहा इजराइल के पास हैं परमाणु ठिकाने, यह ईरान ने खुले तौर पर कह दिया। अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के सभी बड़े परमाणु बेस की जासूसी कर रखी है और वो टारगेट लिस्ट तैयार है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल का वो कौन सा सीक्रेट है, कौन सी दुखती रग है जिसका हमने आपको शुरू में जिक्र किया कि वो कौन सा न्यूक्लियर ठिकाना है जो ईरानी सेना के खास रडार पर है। नाम है डिमोना। जी हां, डिमोना। डिमोना इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की धड़कन है। ये उसके दिल की धड़कन है इजराइल की, जिसका जिक्र अब ईरान कर रहा है। आधिकारिक तौर पर नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इसे कहा जाता है। वही जगह है जिसे दुनिया इजराइल के परमाणु हथियार निर्माण की जन्मस्थली मानती है। पर बोलती क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं है? क्या सबको पता है फिर भी चुप है? प्लूटोनियम निर्माण से लेकर परमाणु हथियारों के टेस्ट तक सब कुछ यहीं पर होता है, डिमोना में। डिमोना का नाम आते ही सुरक्षा एजेंसियां हिल जाती हैं। अगर ईरान ने यहां हमला कर दिया तो यह इजराइल की सैन्य ताकत पर सीधे तौर पर हमला होगा। डिमोना को इजराइल के आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है। इजराइल के आत्मविश्वास का जो बेस है, आधार है, वो डिमोना माना जाता है। यह हम आपको आज बता रहे हैं। यह इजराइल के लिए किसी ट्रंप कार्ड से कम नहीं है। इस कारण से ट्रंप को भी कूदना पड़ा। यही वजह है चीन हो, रूस हो, जल्द इजराइल से भिड़ने की कोशिश नहीं करते। इतना इजराइल, 70 गुना ईरान, बैक उनको कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आते। क्यों? डिमोना। यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस वक्त अगर टिक गई हैं तो डिमोना पर, क्योंकि ईरान ने ओपनली, पब्लिकली कह दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कि यहां पर अभी तो खेल चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का यह न्यूक्लियर साइट पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना रहा, एक रहस्यमय पहेली बना रहा। यहां तक कि इसको लेकर अमेरिका में भी अलग अलग थ्योरीज है और इसको लेकर हमेशा से एक विवाद रहा है। आज यह विवाद भी आपको बताते हैं इसके पीछे क्या यह कंट्रोवर्सी रही है। दरअसल दक्षिणी इजराइल का शहर है डिमोना। डिमोना उसी के पास है शिमोन पेरेस नेगेव, रेगिस्तान का इलाका है। यहां पर इजराइल का परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की गई 1958 में। डिमोना परमाणु फैसिलिटी दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में, जो पॉपुलेशन वहां पर है लगभग 36,000 के करीब इस शहर की पॉपुलेशन है। डिमोना शहर है, वहां से 13 किलोमीटर दूर यह साइट 1958 में शुरू हुआ था। डेड सी से 30 किलोमीटर दूर का इलाका पड़ता है। इजराइल ने इसे शुरू किया था एक शोध सुविधा के रूप में, यानी कि एक रिसर्च सेंटर है और देश के परमाणु हथियार कैसे शांति के लिए काम हो सकते हैं। परमाणु एनर्जी उस वक्त एटम एनर्जी होती थी, कि कैसे जो है अच्छे यूज के लिए यूज किया जा सकता है। एक रिसर्च सेंटर जो है खोला, उसे यह नाम दिया था। तो आधिकारिक तौर पर नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से मशहूर डिमोना को 1950 के दशक में फ्रांसीसी सहायता से बनाया गया था। यह कहा था कि इसको जैसे कहते हैं कि विकसित करने के लिए, शांति के लिए और तमाम टेक्नोलॉजी और बढ़ाने के लिए एक रिसर्च सेंटर है। दलील जी जाती रही कि शांति के लिए ठीक होगा, लेकिन जल्दी इसके सबूत सामने आने लगे। जो संकेत मिलने लगे, जो रिपोर्ट्स आने लगी, वो उसके बिल्कुल उलट थी। सैटेलाइट इमेजेस आती हैं सबसे पहले, कुछ विसल ब्लोअर सामने आते हैं, वहां पर खुफिया लीक सामने आती हैं। तो अंत में एक निष्कर्ष आता है 50s के दशक लास्ट में कि डिमोना वो जगह है, इजराइल ने अपने परमाणु वॉर हेड्स का विकास किया है, परमाणु हथियार बनाए हैं, छुपा कर रखे हैं, रख रखाव वहां पर करता है। ईरान के विपरीत इजराइल परमाणु और प्रसार संधि यानी कि एनपीटी जो होती है उसका हस्ताक्षर करता नहीं है। यानी इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने एनपीटी पे सिग्नेचर किए हुए हैं तो एनपीटी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं, बाकायदा वो देखते हैं आप निर्माण तो नहीं कर रहे हो। इजराइल ने दस्तखत किए नहीं, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बताया मैंने बनाया नहीं, इसलिए वहां पर कोई निरीक्षण के लिए आता नहीं। अब उसी आड़ में परमाणु हथियार बनते रहे, इनकार भी करता रहा, लेकिन कूटनीतिक रूप से सुरक्षित, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षित होने की वजह से एक बैकिंग कहीं ना कहीं होती रही। हमने कहा था
चुप रहिए और सब काम हो रहा है। इजराइल ने परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर लिया, कहां, डिमोना में, जिसका जिक्र आज ईरान कर रहा है। अनुमान यह है कि इजराइल ने यहां 80 से 400 वॉरहेड बना रखे हैं न्यूक्लियर के। यह डिमोना सेंटर यह बताता है कि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का एक लंबा और बेहद गुप्त इतिहास रहा है। अब 1958 से अगर शुरू होता है, वहां पर फैसिलिटी वो बना लेता है, 50s में शुरू किया था, तो कितना पुराना इतिहास रहा। डिमोना सिर्फ एक जगह नहीं है, कई और अघोषित जगह भी हैं और इसका जिक्र भी ईरान करता है। डिमोना तो सबसे बड़ा है, लंबे समय से बहुत ही ज्यादा सीक्रेट में लिपटा हुआ है और जितने वेस्टर्न सहयोगी हैं, खासतौर से अमेरिका, उन सबकी चुप्पी है, इस कारण से वो सुरक्षित है। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये निकलता है कि परमाणु संपन्न देश है इजराइल। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक 1960 के दशक के अंत तक इजराइल ने गुप्त रूप से परमाणु विस्फोटक बनाने की क्षमता विकसित कर ली थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में डिमोना का दौरा किया था। ये रिपोर्ट्स है कि 1960s में अमेरिका के वैज्ञानिक वहां पर गए थे, लेकिन उसके बाद से अमेरिकी वैज्ञानिकों का उस साइट पर निरीक्षण करने के लिए जो है क्षमता सीमित हो गई। कोई गया, कोई नहीं गया, बिल्कुल एकदम ऐसे कर दिया गया कि कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब कुछ एग्जिस्ट करता था। अमेरिका एक बार गया, उस वक्त अमेरिका ने क्या किया, उन तमाम चीजों को कैसे देखा, वो अमेरिका के साथ ही था, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। अब कोई साइट्स का निरीक्षण ही नहीं करता, यानी कि सब कुछ होने दिया गया जैसे। वहीं आज तक इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, उस ढांचे से वो बाहर है। तो एक वो शील्ड हो गया कि आईएईए का कोई भी वहां पर जा नहीं सकता, डिमोना फैसिलिटी का निरीक्षण कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स ही नहीं। अमेरिका ने भी कभी ऐसा कहा नहीं और ना ही ऐसी निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कोई ऐसा समझौता है, ना इसका कोई फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे में होता रहा डिमोना। इस बीच एक नई कहानी सामने आ गई है और वो नई कहानी है डिमोना की। डिमोना एक न्यूक्लियर बेस है जो कि इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है और नेगेव न्यूक्लियर सेंटर कहलाता है। और इस रहस्य को अभी तक कोई खोल नहीं पाया है कि आखिर नेगेव रिसर्च सेंटर जो डिमोना में है उसमें क्या क्या हो रहा है, कितने वॉरहेड्स हैं, किस तरह का न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि आज तक उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाया है। लोग कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पीछे पड़ गए जब इजराइल के, और उन्होंने कहा कि इजराइल को इंस्पेक्शन कराना होगा। तो उस वक्त के तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन, जिनके नाम पर आज का वहाँ एयरपोर्ट है तेल अवीव में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि इस जिद के तुरंत बाद जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी और आज तक पता नहीं लग पाया कि वो हत्या किस वजह से हुई थी। संजीव ने बताया कि किस तरीके से ये थ्योरी सामने आई थी और फिर अमेरिका का साथ सामने आया। इसको और डिटेल में हम बताते हैं। दरअसल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बारे में कहा जाता है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर कार्यक्रमों के खिलाफ थे। इजराइल ने शुरू करा अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन उस वक्त थे राष्ट्रपति जब आए तो उनको जब ये पता लगा वो खिलाफ थे न्यूक्लियर कार्यक्रम के। कई बार इजराइल को इसको लेकर के चेतावनी दे चुके थे, कह चुके थे कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओपनली जॉन एफ कैनेडी कह चुके थे। इजराइल के तब प्रधानमंत्री थे जो वो अमेरिका के इस राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आए। वो चाहते थे कि लगातार उनका कार्यक्रम चलता रहे, वो इस तरह से जो है आगे जो है हथियार बनाता रहे, अपनी जो कैपेबिलिटी है वो बनती रहे। इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने की बजाय उन्होंने फिर ऐसा समझा कि हम बंद तो करेंगे नहीं। अब जॉन एफ कैनेडी लगातार कह रहे हैं, कहने को तो अमेरिका है, तो भैया उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई। मना किया, अब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई। उनकी हत्या को उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई, इजराइल के परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल होने से रोकने के खिलाफ उनके रुख को माना गया, जो उसके बाद ये चीजें सामने आई। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। 20 जनवरी 1961 को वो राष्ट्रपति बने थे। उस वक्त हमने 58 का जिक्र किया।
तब कोलैबोरेशन चल ही रहा था, इजराइल वहां पर बना रहा था, अमेरिका सहयोग कर रहा था, सब चीजें ओपन थी। 61 में कैनेडी ने विरोध किया। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डैलस में उनकी हत्या हो जाती है। अब राजनीतिक यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उनको गोली मार दी जाती है। एक शख्स का नाम आता है ली हार्वे ओसवाल्ड। उस शख्स पर आरोप लगता है कि उसने गोली मारी है, लेकिन उसके पीछे की कई थ्योरीज ऐसे कहते हैं क्योंकि वो खिलाफ थे, एक ये वजह भी है। इसके बाद जो राष्ट्रपति आते हैं, लिंडन बी जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, फिर उसके बाद गैरल फोर्ड। अब तक टिल नाउ जब हम आपसे ये सच साझा कर रहे हैं, 47 राष्ट्रपति बन चुके हैं। किसी ने उसके बाद डिमोना की तरफ देखा ही नहीं। कैनेडी ने बोला, असैसिनेशन हुआ। उसके बाद 47 किसी ने डिमोना की तरफ देखा ही नहीं, कि जैसे स्टेट पॉलिसी की देखना ही नहीं है या बात ही नहीं करनी। उससे पहले डिमोना ओपन था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या चल रहा था, क्या सीक्रेट था? आखिर इजराइल ने इतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे बना लिया और किसी ने देखा भी नहीं, या जानबूझकर आंख बंद कर ली? कैसे इजराइल अघोषित रूप से परमाणु संपन्न हो गया? इसका जवाब 25 अक्टूबर 1977 को 1977 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है, उससे होता है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, हम आपको दिखाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, रोलिंग स्टोन उस वक्त की मैगजीन है, उसका हवाला देता है। वो लिखता है कि इजराइल ने लगभग एक दशक पहले अमेरिका और यूरोप से चुराए गए, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस से खरीदे गए यूरेनियम से परमाणु वॉरहेड बना लिए। वो रिपोर्ट ही कहती कि 1968 में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन में 2 यूरेनियम शिपमेंट जाले थे, उसका सीक्रेट तरीके से अपहरण कर लिया था। फिर 1968 और 69 में पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस के सहयोग से 2 और अपहरण कर लिए, यूरेनियम के ही एक बड़े जखीरे के। यह लेख कहता है कि इजराइल ने विमान अपहरण और गुप्त खरीद को अंजाम दिया, और उसके बाद फिर वो कहता है कि 1968 तक को फुल फ्लज बना चुका था। अब तक 4400 जितना वो दावा किया जाता है 800 तक है। अब इजराइल का एक और घातक रिसर्च सेंटर है जिस पर ईरान ने टारगेट कर रखा है। यह है अवीव, यानी अवका। ये भी एक है अवका, ये भी ईरान की जद में है। इजराइल का एक और सीक्रेट रिसर्च सेंटर है, ये नेगेव रेगिस्तान में ही स्थित है और डिमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के करीब है, पास ही है। कहा यह जाता है कि इजराइल का यानी डिमोना के बाद यह सबसे सीक्रेट और खुफिया सैन्य हथियार केंद्र है। बेहद ही गोपनीय तरीके से काम करता है, अपना अपना सोर्स, विशेषज्ञ और सैटेलाइट तकनीक है। इस रिसर्च सेंटर में 700 लोग काम करते हैं। इसकी कैपेसिटी है 700। बहुत सीक्रेट तरीके से वहां पर ऑपरेट करता है। अब यही नहीं, ईरान की टारगेट लिस्ट में इजराइल के कुछ और खास परमाणु कार्यक्रम केंद्र हैं। जल्द आपको यह भी बता देते हैं। एक है एलाबुन और कफर जोखरा। यह इजराइल का टेक्निकल न्यूक्लियर शेल्ड और खतरनाक लैंडमाइंस का भंडार माना जाता है, और कहते हैं अगर इस पर हमला हुआ तो इजराइल के मिसाइल सिस्टम की कमर टूट सकती है। दूसरा है नहाल सोरेक, यह भी बहुत ही अहम है। कहा जाता है ये हथियारों की प्रयोगशाला है, डिजाइन होता है, असेंबलिंग होता है, सब कुछ जो है यहां पर होता है। तीसरा है तिरोश और राफेल। तिरोश को इजराइल के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा स्टोरेज माना जाता है। आज की तारीख में ईरान फिर से एक बार दिमोना के मसले को लेकर सामने आ गया है और उसका ये कहना है कि वो उसके ऊपर अपनी मिसाइलें दागेगा, वहाँ रेडिएशन का खतरा ना हो। इस कारण से सबसे ज़्यादा तैयारी रखी है इजराइल ने, और कहा यह जाता है कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम के अलावा और भी कई ऐसे उसके एयर डिफेंस है जो वहाँ उसने रक्षा के तौर पर इख्तियार कर रखे हैं, और सबसे ज़्यादा वॉरहेड उसने वहीं पर स्टोर कर रखे हैं, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर डिमोना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। लिहाजा ईरान के लिए स्थितियां अब बहुत ज़्यादा इसलिए माकूल नहीं रह गई हैं कि अगर युद्ध के अगले स्टेज में वो जाता है और डिमोना पर हमला करता है तो फिर जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका और भी भीषण तरीके से उसे घेरेंगे। यही वजह है। ईरान कह रहा है डिमोना,
अमेरिका कह रहा है कि हमने जो करना था कर दिया, लेकिन ईरान कह रहा है खेल खत्म नहीं हुआ। वजह यही है कि ईरान अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपने सहयोगी देशों की एकजुटता में लगा। अब आपको ये डिप्लोमेटिक तस्वीरें दिखाते हैं। डिमोना आपने देखा, उसकी अहमियत देखी, अमेरिका का रोल देखा। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। यह तस्वीर आई है मॉस्को से। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मुलाकात कर रहे हैं जब युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, और वहां पर पहुंच गए। दरअसल ईरान की 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल होते हुए मॉस्को पहुंचे। पुतिन से मुलाकात की। पुतिन लगातार संपर्क में हैं, वो बात भी कर रहे हैं। पुतिन अमेरिका की निंदा कर चुके हैं हमले को लेकर के। खबर है कि अरागची ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी का एक लेटर लेकर गए हैं, खत लेकर गए हैं। दावा किया जा रहा है कि खमेनी ने अमेरिका के खिलाफ मदद के लिए रूस का रुख किया है और अपने विदेश मंत्री को भेजा है कि रूस को वो कहें कि हमारा साथ दें, खुल करके साथ दें। और इजरायली हमले की उन्होंने निंदा की है, लेकिन ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिका ने हमला किया है उस पर कोई बयान नहीं दिया है। शांति की अपील जरूर की थी, परमाणु कार्यक्रम पर मध्यस्थता की पेशकश भी की थी, लेकिन ईरान इससे कुछ ज्यादा चाहता है। जाहिर सी बात है रशिया सपोर्ट करता है। खुल करके क्यों नहीं किया है यह कहने के लिए सीधा भेज दिया कि हमारी स्ट्रेटजी तय है। तो इजरायली हमलों के कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि अमेरिका और इजराइल खमेनी की हत्या और ईरान में सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे हैं, यह खबर आई थी। तो ऐसे में रूस को यह डर है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वो भी एक फ्रंट पे बिजी है, रूस यूक्रेन, तो यह कदम मिडिल ईस्ट को गर्क ले जाएगा, पूरे क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी। ईरान पुतिन को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहां पर कोई हमला हम करते हैं, अमेरिका दोबारा आता है, तो आग सिर्फ इतनी नहीं लगेगी, उसकी जद में यहां पर सब आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो खुल करके इजराइल का समर्थन करने आ गया है। अब आपको आना पड़ेगा, वरना ये जंग बड़ी हो सकती है। सुनिए। یک شرایط خاصی در منطقه حاکم هست که اقتضا میکنه که مشورت‌های ما دقیق‌تر، جدی‌تر و نزدیک‌تر باشه. سفر من خب از قبل تنظیم شده بود که بعد از استانبول به اینجا بیام و دیداری داشته باشم با جناب پوتین در خصوص تهاجم اسرائیل و مسائلی که منطقه رو تهدید میکنه که خب حالا مواجه شد با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهاجم جدیدی که صورت گرفته. طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری رو در بر میگیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. वही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के रूस दौरे से ठीक पहले रूस के एक बयान ने सनसनी मचा दी। ये आपने सुना, विदेश मंत्री जाते हैं, फिर उसके बाद रूस की तरफ से वहां एक बयान आता है। पुतिन के बहुत करीबी कहे जाते हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन तो जरूर बढ़ा दी होगी। दिमित्री मेदवेदेव ये कहते हैं अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कि स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा है। ये एक नई देखिए बात सामने आई है। जो वहां पर कहा गया था, हमने देखा था कि जिसमें जो अयतुल्लाह खमेनी के करीबी थे उन्होंने क्या कहा था कि ब्लाइंड खेलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिला। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इतनी परमाणु साइंस तबाह कर दिया आपने, रेडिएशन नहीं है। अब ये कह रहे दिमित्री कि कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा, है ही नहीं वहां कुछ। लेकिन इस हमले के बाद ईरान भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन रोकेगा नहीं। यही नहीं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कई देश ईरान को सीधे तौर पर परमाणु हथियार की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार हैं। ये सुनिए। इस स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है या केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ईरान द्वारा भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इजरायली आबादी अब लगातार खतरे में जी रही है। देश के कई हिस्सों में विस्फोट हो रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझ गया है जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावनाएं मंडरा रही हैं।
ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और पूरी संभावना है कि ये और भी मजबूत हुआ है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। शांति स्थापित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। तो अगर दमित्री मेदवेदेव के दावे सही हैं तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि मेदवेदेव का दावा है कि एक नहीं बल्कि कई देश ईरान के साथ है। अब ये ओपनली कह रहे हैं, विदेश मंत्री पहुंचे और उसके बाद देखिए कैसा बयान आता है कि ओपनली जो है बहुत से देश तैयार हैं, वो यहां पर परमाणु मदद करने के लिए भी तैयार हैं। अब शक की सुई गई पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पिछले दिनों एक ईरानी अधिकारी महसिन जेवाई ने दावा किया था कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। खैर ये अलग बात है कि लंच करके वहां पर वो शांति दूत बनाने के लिए, प्राइज के लिए वहां पर आसिम पहुंचे थे और अगले दिन देखिए वहां पर तो हमला कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से वहां खारिज भी किया था। ईरान में परमाणु और प्रसार संधि से बाहर निकलने की जो मांग है अब तेज हो रही है कि आपने साइन किए हुए हैं, आप फंस गए, यहां से बाहर निकलिए। यह तस्वीर ईरान के मशहद से आई है। ये देखिए, एक कैंपेन चला, बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन। इस कैंपेन के जरिए ईरानी संसद से परमाणु और प्रसार संधि से हटने पर मतदान का आग्रह किया गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में एनपीटी से हटने की मांग तेज हो गई है। ईरानी संसद को फॉरेन पॉलिसी कमेटी के हेड अब्बास गोलरू ने कहा कि इनफ इज इनफ, ईरान अब इस संधि से बाहर आ जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस बात को खारिज कर दिया है कि तेहरान मौजूदा हालात में परमाणु वार्ता में फिर से शामिल होगा। चल रही थी ना पहले ईरान अमेरिका के साथ बातचीत, ईरान भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। इसी बीच इजराइल ने हमला कर दिया। ऐसे में जब ईरान बातचीत से हटा ही नहीं तो फिर वापस कैसे बातचीत को लौट जाए? और हमला किया आपने हम पर जो बातचीत कर रहा था, और हम आपको दिखा रहे हैं, वहां आपकी नजर नहीं गई डिमोना। अब खबर है कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन में दो फाड़ है। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि तुलसी गबार्ड ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं थी, कोट अनकोट उन्होंने खुद कहा था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि तुलसी गबार्ड ने तो खुद कहा था कि ईरान के पास तो परमाणु बम ही नहीं है, किस पर हमला करेंगे। तुलसी गबार्ड को पता नहीं है। ट्रंप ने कहा था तुलसी गबार्ड को क्या पता, हमको पता है। अब ट्रंप प्रशासन ने उस मीटिंग की तस्वीर जारी कर दी कि देखिए, हम जब ईरान पर हमले का फैसला कर रहे थे तमाम चीजें शेयर की जा रही थी, तुलसी गबार्ड मीटिंग में थी और गबार्ड ने इसे सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया। कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। ये हम उस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और होने ही नहीं जा रहा है, ओपनली कह दिया था। उनका लक्ष्य यही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन ठिकानों को खत्म किया जाए। इस बीच हमला होता है। अब ट्रंप प्रशासन में मतभेद के बाद अमेरिका की जनता भी इस फैसले का विरोध कर रही है कि 3 में या 13 में आप कहां कूद पड़े। आप तो कहते कि मैं लेट्स मेक अमेरिका अगेन, और जहां पर कोई जंग ही नहीं होगी। सबसे पहले जंग में दूसरे दिन कूद गए, 2 हफ्ते का वक्त लेके। अब उसके अपने लोग इस फैसले के खिलाफ हो गए, सड़कों पर उतर रहे हैं। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि ईरान से दूर रहो, जंग से दूर रहो। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। रविवार को अमेरिका के बहुत शहरों में यही देखने को मिला, फिलिस्तीनी झंडे उनके हाथ में थे कि ईरान से दूर रहो, बंद करो, युद्ध बंद करो। और ट्रंप के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही थी। तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सामने आती रही। अब एक और खबर सामने आई है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। खबर ये आई, क्यों 14 दिन कहा गया, 2 दिन में हमला कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप एकदम चिंता में आ गए, अब कह रहे नहीं होगा हमला। हमने वहां की न्यूज एजेंसी, वहां के न्यूज चैनल एनबीसी को सर्च किया। वहां की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से पहले ही इसकी कहीं ना कहीं आशंका जता ली थी। अमेरिका को एक तरीके से चेता दिया था कि अगर वो एयर स्ट्राइक करेगा, जो कि वो लगातार कहता आ रहा था, तो सीधे तौर पर उसने कहा था कि उसके जो परमाणु ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो उसके पास भी एक प्रॉक्सी वॉर प्लान है, यानी कि स्लीपर सेल्स। एनबीसी न्यूज का दावा है कि ईरान ने यह धमकी भरा संदेश पिछले सप्ताह कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान दिया था।
आपको याद पड़ता होगा कि उसी वक्त G7 बीच में छोड़ करके कैसे अमेरिका से जो है वापस लौट गए थे ट्रंप और विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया था, तब वॉर की बातें तेज हो गई थी। अब आप जरा रिलेट कीजिए, ये ईरान का प्लान 2 था जो अब बाहर आया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान के स्लीपर सेल्स सचमुच एक्टिव हो गए तो अमेरिका के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। ईरानी स्लीपर सेल्स बहुत खतरनाक माने जाते हैं, अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ईरान की धमकी के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो, बड़े बड़े शहरों में, डैलस में अलर्ट है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। FBI के निदेशक हैं काश पटेल। उन्होंने कहा कि ईरान के समर्थित आतंकी समूह है हिजबुल्लाह, उसके जो लोग हैं जो स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं उन पर नजर रखी जाए, और जो लोग ईरानी हैं और ईरानी मूल के हैं थोड़ा उन पर भी नजर रखी जाए। अंदर खाते अमेरिका में भी ये चल रहा है। क्या कारण है? डर। ईरानी स्लीपर सेल को लेकर इतने डर क्यों गए? आपने तो घर में घुस करके बंकर सब कुछ उड़ा दिए, परमाणु उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। इसका उत्तर हम आपको देते हैं। यह जानना आवश्यक है आपको कि स्लीपर सेल होता क्या है। और स्लीपर सेल से इतना डर गया, वहां बात खुले वॉर की हो रही है। दरअसल एक सीक्रेट एजेंट कह लीजिए, जो आतंकवाद, जासूसी मिशन, मारकाट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चुपचाप आते हैं, सामान्य लोगों की तरह दिखते हैं, ट्रेंड इतने होते हैं, आम जिंदगी में रहते हैं, किसी तरह से उन पर संदेह नहीं होता। आपके हमारे बीच में जो है कौन स्लीपर सेल, कौन एक्टिव, कौन निष्क्रिय होता है पता भी नहीं लगता। दो दुश्मन देशों के बीच इस तरह की चीजें करने के लिए ये माहिर माने जाते हैं। तो अपने देश में मिशन को चुपचाप प्लान करके उस देश में मिशन को अंजाम दे करके लगातार जो है फिर गायब हो जाते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत संघ ने इस तरह के स्लीपर सेल्स तैयार किए थे। अब ईरान के स्लीपर सेल को लेकर ट्रंप क्यों इतना डरे हुए हैं? आपको इसका सच बता देते हैं, इससे रिलेट हो जाएगा आपको पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन याद है? ट्रंप एक रैली कर रहे थे, एक हमला होता है, एक गोली उनके बगल से गुजरती है, जैसे वो कहते हैं कि ट्रंप पर हमला हुआ है। यहां पर घायल भी हो जाते हैं, कान के पास चोट भी आती है। पेंसिल्वेनिया शहर था, फायरिंग हुई थी, इमारत की छत से राइफल से गोलियां चलाई गई थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छू करके चली गई थी। अब आपको बताते हैं कि क्यों डर है। उस वक्त ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ठीक पोस्ट करके यह दावा किया था कि यह हमला ईरान ने कराया है। चुनावी रैली में उन्होंने इस हमले के लिए कहा था कि ईरान जिम्मेदार है। ये देखिए, तो कुल मिलाकर के एक कारण डर है, दूसरा कारण यह है कि जिस वॉर हेड पे दुनिया खड़ी है उसके कई पहलू हैं जो अब तक आपके सामने आए नहीं थे। डिमोना से लेकर के ये ट्रंप डर की स्टोरी तक। अगले 24 घंटे हैं बेहद अहम, और इस युद्ध की चाल से दुनिया की चाल हो सकती है बेहद अफेक्टेड। जो कहेंगे सच कहेंगे मैं आज के एडिशन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।